कभी कभी ना सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत आधी रात के सन्नाटे से नहीं बल्कि एक अखबार की सुर्खी से होती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के लिए ये एक ऐसे ही केस की शुरुआत थी। एक ऐसा केस जो उनकी हिम्मत और समझ दोनों को परखने वाला था। तो चलिए खोलते हैं ये केस फाइल जिसका नाम है हॉकिंस हॉस्टल। सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसमें जो दहशत थी वो दिल दहलाने के लिए काफी थी। और जब गौरव ने पीड़ित की तस्वीरें देखी ना, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, वो सिर्फ खरोंचें नहीं थीं। गर्दन और पेट पर इतने गहरे घाव थे मानो किसी जंगली जानवर ने अपने पंजों से बेरहमी से नोच डाला हो। गौरव तुरंत समझ गए ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक पैगाम था। अगली ही फ्लाइट पकड़कर गौरव मुंबई पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने हॉकिंस हॉस्टल के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक भारीपन था, एक ऐसी बेचैनी जो लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। उन्हें महसूस हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत था। वहाँ उनकी मुलाकात हुई हॉस्टल के वार्डन गणपत काका से। वो एक बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वो साफ साफ उनकी कहानी बता रहा था। उन्होंने गौरव के सामने हाथ जोड़ लिए और कांपती हुई आवाज में बोले, साहब, उस कमरे से दूर ही रहिए। कमरा नंबर 306, वो शापित है। जो भी वहां गया है ना, सही सलामत वापस नहीं आया। तो इस पूरे खौफ का सेंटर था कमरा नंबर 306। पर मजे की बात यह थी कि उसका दरवाजा किसी ताले से बंद नहीं था। उसे टोने टोटकों और मंत्रों से सील किया गया था। ये बिल्कुल साफ था कि किसी ने अंदर मौजूद किसी चीज को बाहर आने से रोकने की अपनी पूरी ताकत से कोशिश की थी। दरवाजे के चारों ओर एक लाल धागा बंधा हुआ था। उस पे जगह जगह सिंदूर लगा था, मतलब वो लाल पाउडर जो पूजा और तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये एक तरह का आध्यात्मिक घेरा था, एक आखिरी कोशिश किसी पुरानी खतरनाक बुराई को रोकने के लिए। किसी तांत्रिक की ये चेतावनी हवा में जैसे गूंज रही थी। गौरव को पता था कि वो एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, पर सच जानने की जो उनकी इच्छा थी वो किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने उस अभिमंत्रित धागे को तोड़ दिया। दरवाजे के उस पार मौत जैसी खामोशी थी। कमरे के अंदर घुसते ही सड़न और सीलन की एक अजीब सी बदबू आई। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। गौरव ने अपने ईएमएफ मीटर्स निकाले और अपनी जांच शुरू कर दी। तभी उनकी नज़र धूल से ढके एक पुराने शीशे पर पड़ी, और जैसे ही उन्होंने उसे साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें शीशे में एक पल के लिए एक काला साया दिखा और फिर वो गायब हो गया। वो परछाई एक पहेली की तरह थी, लेकिन गौरव को एहसास हुआ कि इस केस का असली राज इस कमरे की दीवारों में नहीं, बल्कि उस इंसान की यादों में छिपा है जिसने इस खौफ का सामना किया था। जवाब अस्पताल में था। अस्पताल के बेड पर लेटे ईशान की आवाज डर के मारे कांप रही थी। उसने गौरव को बताया, मैं कमरे में अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी था, कुछ काला सा, बहुत भयानक। मेरी गर्लफ्रेंड ने उसने उसे वीडियो कॉल पर मेरे पीछे देखा था। गौरव ने पूछा कि उस घटना से ठीक पहले कुछ भी अजीब हुआ था क्या? तब ईशान ने अपनी ट्रैकिंग ट्रिप के बारे में बताया। एक ऐसी पहाड़ी पर जहां उसे एक ऐसा पौधा मिला था जिसकी खूबसूरती इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। उसके फूल ऐसे चमक रहे थे मानो उनके अंदर से कोई रोशनी आ रही हो, पर उस खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। और बस उसी पल कहानी की सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ गईं। हो, गौरव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। हॉस्टल में ये सब अजीबोगरीब हरकतें तभी शुरू हुई जब वो पौधा वहां आया था। मतलब हॉस्टल में कोई भूत नहीं था, वो पौधा ही भूत का ठिकाना था। अब जब गौरव को उस शक्ति का सोर्स पता चल चुका था, तो वो उसे चुनौती देने के लिए तैयार थे। वो और गणपत काका एक बार फिर उसी कमरे में लौटे, लेकिन इस बार मकसद जांच नहीं बल्कि जंग थी। गौरव ने उस शक्ति को ललकारा और तभी कमरे में लगा वही पुराना शीशा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके टूटे हुए टुकड़ों से काले धुएं जैसा कुछ निकला और पलक झपकते ही वो सीधा गणपत काका के शरीर में समा गया। गणपत काका का शरीर एकदम से अकड़ गया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो आंखें उनकी नहीं थी। आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ गहरा काला रंग दिख रहा था। उनकी गर्दन एक अजीब से एंगल पर पीछे की तरफ मुड़ गई और उनके मुंह से जो गहरी गूंजती हुई आवाज निकली
वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। उस शक्ति ने गणपत काका के शरीर से अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। ये आवाज इतनी पुरानी और भयानक थी जैसे कई आत्माएं एक साथ मिलकर बोल रही हों। एक ऐसी घोषणा जिसने कमरे में मौजूद हर उम्मीद को जैसे खत्म ही कर दिया था। लेकिन गौरव ने उस शक्ति की आंखों में सिर्फ नफरत नहीं देखी, उन्होंने एक डर भी देखा। उन्होंने ध्यान दिया कि गणपत काका की वो काली आंखें बार बार कोने में रखे उस पौधे को देख रही थीं, और बस गौरव को उस शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई। गौरव ने फुर्ती से उस गमले को उठा लिया और चिल्लाए, छोड़ दो इन्हें, वरना मैं इसे अभी यहीं खत्म कर दूंगा। ये एक जुआ था, लेकिन ये काम कर गया। उस शक्ति ने एक भयानक चीख मारी और गणपत काका का शरीर छोड़कर कमरे के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। खतरा टल तो गया था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था। गौरव जानते थे कि इस आतंक को जड़ से मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस पौधे को वापस उसकी असली जगह पहुंचाना, वहीं जहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। बिना एक पल भी बर्बाद किए वो दोनों उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़े। शाम ढल रही थी और जंगल का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। आखिर में ईशान की बताई हुई जगह पर उन्हें वो खाली गड्ढा मिल ही गया जहां कभी वो पौधा लगा हुआ था। जैसे ही गौरव ने पौधे को वापस जमीन में लगाने के लिए मिट्टी हटाई, उनके हाथ किसी कठोर चीज से टकराए। जब उन्होंने और खोदा तो जमीन के नीचे छिपा राज सामने आ गया। वहां मिट्टी के नीचे एक पूरा गोला बना हुआ था, जिस पर अजीब अजीब से निशान खुदे हुए थे और बीचों बीच जली हुई राख थी। ये एक तंत्र क्रिया थी। किसी ने एक आत्मा को इस पौधे में कैद कर दिया था। अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ थी। जब ईशान ने अनजाने में उस पौधे को जड़ से उखाड़ा तो उसने असल में उस तंत्र क्रिया के बंधन को तोड़ दिया। आत्मा अब उस पहाड़ी पर कैद नहीं थी, लेकिन वो अभी भी पौधे से जुड़ी हुई थी, और इसीलिए वो पौधे के साथ साथ हॉकिंस हॉस्टल तक चली आई। और जैसे ही गौरव ने उस पौधे को वापस उसी घेरे के बीच में लगाया, वो टूटा बंधन फिर से जुड़ गया। आत्मा वापस अपनी कैद में बंद हो गई। हॉकिंस हॉस्टल का आतंक आखिरकार खत्म हो गया। हॉस्टल अब सुरक्षित है और कमरा नंबर 306 फिर से खामोश है। लेकिन एक परेशान करने वाला सवाल पीछे छूट गया है। वो आत्मा हमेशा के लिए कैद हो चुकी है, पर वो पौधा, वो आज भी उसी पहाड़ी पर मौजूद है, शायद अपने अगले अनजान शिकार का इंतजार करते हुए।